करने की कोशिश करते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स आई एम स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए जो इंटरप्राइज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज सेक्शन 3 में भी आप देखोगे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जहाँ पे प्रोहिबिशन है वहाँ पे भी इंटरप्राइज वर्ड यूज है। सेक्शन 4 में भी इंटरप्राइज वर्ड यूज है, नो इंटरप्राइज और ग्रुप अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। और सेक्शन 5-6 के कॉम्बिनेशन में जहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड है वहाँ पे भी जो है इंटरप्राइज वर्ड यूज है। चाहे वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो, वो भी दो इंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, चाहे वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए, वो भी इंटरप्राइज का होना चाहिए, चाहे वो कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी कॉम्बिनेशन भी एक्विजिशन हो, मर्जर हो या अमलगमेशन हो, वो भी दो इंटरप्राइजेस के बीच में होना चाहिए। तो ये जो वर्ड इंटरप्राइज यूज है इन ऑल 3 ऑपरेटिंग सेक्शंस, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, और ये जो है डेफिनेशन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई भी सेक्शन की इंक्वायरी करेंगे, चाहे सेक्शन 3 की इंक्वायरी या सेक्शन 4 की या जो है 5-6 की इंक्वायरी करेंगे, उन सभी में प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आता है कि जो अपोजिट पार्टी कहेगी कि हम तो ऐसी एंटिटी है जो इंटरप्राइज नहीं है। सो इंटरप्राइज का क्या मीनिंग है, ये जो वर्ड इंटरप्राइज यूज हुआ है इसका क्या एक्चुअल में अर्थ क्या है, और इंटरप्राइज का मीनिंग ही इन प्रोविजंस के स्कोप को बताएगा कि प्रोविजंस किन किन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, वर्ड इंटरप्राइज जो है वो बहुत ही एग्जॉस्टिवली, बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। और सेक्शन 2H की जो डेफिनेशन है, इसको आपको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पीछे MRTP एक्ट था वो गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के थ्रू जो बिजनेस होता था उन पे अप्लाई नहीं होता था। लेकिन अभी जो डेफिनेशन है वो, अभी जो हमारा कंपटीशन एक्ट है, वो चाहे बिजनेस आपकी गवर्नमेंट इंटरप्राइज करे, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट बिजनेस हो, वो भी कवर होता है। सो सेक्शन 2H जो है, जो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट डिफाइंस इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मीन्स ए पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियरली कह रहा है इंटरप्राइज या तो कोई पर्सन होगा या वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पर्सन और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। लेकिन उसके बाद में जो है हु और विच इज और हैज बीन एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, acquisition or control of articles, goods or provision of services of any kind, or in investment or in business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, debentures or other securities of any other body corporate, either directly or through one or more of its unit or division or subsidiary, whether such unit or division or subsidiary is located at the same place where the enterprise is located at the different place or at the different places, but does not include any activity of the government relating to sovereign function of the government, including all activity carried on by the central government dealing with the atomic energy, currency, defense, space. And then the explanation for this purpose: activity include profession, occupation, article include new article, and service include new service. Unit and division relating to enterprise means plant, factory established for production, storage, supply, distribution, acquisition, control of any article or goods, or any branch or office for provision of any services. Now you find the definition seems to be very lengthy, but it's very simple. I'm again explaining that enterprise means either person or government department.
एंड दैट पर्सन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट हैव द बिजनेस एस्पेक्ट। उसकी इन तीनों में से एक बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। या तो वो जो पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी तीन एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी होनी चाहिए। पहली एक्टिविटी कि वो पर्सन मतलब वो सेक्शन 2L में डिफाइन है पर्सन, और वहां पे बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव वे में कंपटीशन एक्ट में पर्सन को डिफाइन करता है। अभी थोड़े टाइम बिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, पर्सन मतलब कोई भी कंपनी, फर्म। हालांकि फर्म जो है लीगली पर्सन नहीं होती है जूरिस्प्रूडेंशियल सेंस में, लेकिन चूंकि कंपटीशन एक्ट में अगर कोई फर्म के थ्रू अब्यूज करे उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, इसलिए फर्म वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है। तो उसमें नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों को कवर किया गया है। तो या तो कोई पर्सन हो या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, वो इन तीनों में से कम एक एक्टिविटी करे। पहली एक्टिविटी क्या? प्रोडक्शन, स्टोरेज। प्रोडक्शन मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो, जैसे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग, किसी जो है चेयर की मैन्युफैक्चरिंग, आप कह सकते हो कार की मैन्युफैक्चरिंग, रेल की मैन्युफैक्चरिंग। स्टोरेज भंडारण का काम करता हो, जैसे गुड्स का स्टोरेज, ग्रेन्स का स्टोरेज। सप्लाई, बहुत सारी इंटरप्राइजेज होती हैं, कंपनी या डिपार्टमेंट होता है जिनका काम केवल सप्लाई का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ आर्टिकल और गुड्स। या तो वो जो पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल गुड्स का करे या सर्विसेज का करे। या तो एक एक्टिविटी ये होनी चाहिए। या वो पर्सन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका काम है, सेकंड काम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो मनी, जो आप प्रमोशन कहते हैं कंपनीज वगैरह का, तो वो सेकंड काम या करे वो इन्वेस्टमेंट का। और थर्ड काम जो है, या थर्ड इन द बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग और डीलिंग विद शेयर एंड डिबेंचर। जो सिक्योरिटीज हैं, डिफरेंट कंपनीज की जो सिक्योरिटीज हैं उनको अक्वायर करना, होल्ड करना, परचेज करना, सेल करना, इसका बिजनेस हो। तो इन तीनों में से उस पर्सन मतलब एज पर सेक्शन 2L या तो नेचुरल आदमी हो या आर्टिफिशियल आदमी हो या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, इन तीनों कामों में से एक भी अगर काम करता है तो वो पर्सन या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज इंटरप्राइज। अब वो हो सकता है वो कंपनी हो, वो अपनी कंपनी डायरेक्टली कर रहा हो, या अब कंपनी की जो है इनडायरेक्ट ऑफिस के थ्रू, इनडायरेक्टली उसकी सब्सिडरी के थ्रू कर रहा हो, या उसका एक जगह पे ऑफिस या यूनिट हो जो बता रहा है फैक्ट्री, या जो है एक जगह से ज्यादा जगह पे यूनिट हो उसकी। ठीक है, ये सारे ही फंक्शन जो है वो कवर हो जाएंगे आपका इंटरप्राइज में। अब इस डेफिनेशन का जो बेसिकली 3 पोर्शन है। पहला जो पोर्शन है वो है इंक्लूसिव, जो हमने कर दिया, जो हमने डिस्कस किया है कि इंटरप्राइज मीन्स या कोई पर्सन हो, पर्सन मीन्स नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करता हो। कॉमर्शियल एक्टिविटी मीन्स उसकी इन तीनों में से एक एक्टिविटी हो, या तो उसकी एक्टिविटी जो है प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड हो, या सेकंड उसका काम इन्वेस्टमेंट का हो, या थर्ड उसका काम जो है वो अक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग, या ये कह सकते हो सिक्योरिटीज जो होते हैं शेयर एंड डिबेंचर, उसके अंदर डील करता हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू इट्स यूनिट्स और डिवीजन और सब्सिडरी। चाहे वो डिवीजन और सब्सिडरी एक जगह पे सिचुएटेड हो, अलग जगह पे हो, अगर ऐसा कोई पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करता है तो वो आपको माना जाएगा कि वो इंटरप्राइज है। ये इंक्लूसिव पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि एक्सक्लूसिव पार्ट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे फंक्शन जो हैं एक्सक्लूड किए गए हैं जिनको हम सोवरन फंक्शन कहते हैं। और थर्ड जो डेफिनेशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 डिपार्टमेंट, स्पेशल 4 डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड किया गया है।
तो सेकंड पोर्शन के अंदर कहता है that any activity but does not include means exclude but does not include, यहाँ पे देखो मैं आपको दिख भी रहा होगा, but does not include yes does not include any activity of the government related to sovereign function of the government। यानी अगर गवर्नमेंट का कोई एक्टिविटी है कोई भी डिपार्टमेंट के थ्रू, किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू, जो आप कह सकते हो कि वो गवर्नमेंट का सोवरन फंक्शन है, तो वो डिपार्टमेंट की वो एक्टिविटी, वो बिजनेस एक्टिविटी आपको यहाँ दिख रही होगी, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी होते हुए भी उसको इंटरप्राइज नहीं कहेंगे। अब सोवरन फंक्शन क्या होता है? अब सोवरन फंक्शन जो है ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है और ना ही इस एक्ट में कहीं पे सोवरन फंक्शन जो डिफाइन है। लेकिन आपने देखा होगा कि टॉर्ट के अंदर भी जहां पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी आती है वहां पे सोवरन फंक्शन का होता है कि गवर्नमेंट विल नॉट बी लायबल व्हेन इट्स सर्वेंट डिड द एक्टिविटी एज ए गवर्नमेंट फंक्शन। जहां पे आप ये कह सकते हो वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। तो अगर सपोज करो गवर्नमेंट का स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलती है और बस से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बस के ड्राइवर से, या बस का ड्राइवर किसके लिए काम कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट से वो क्लेम ले सकता है जितना भी उसका नुकसान हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट क्यों देती है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी, कि स्टेट और उस बस ड्राइवर के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। इसलिए जो है एक्ट ऑफ सर्वेंट कैन बी इम्प्यूटेड ऑन द मास्टर। लेकिन स्टेट के वो फंक्शन जहां पे जो काम वो कर रहा है वो सोवरन फंक्शन है, यहाँ पे बस चलाना कोई सोवरन फंक्शन नहीं है। तो सोवरन फंक्शन होता क्या है, जो टॉर्ट में भी हमने पढ़ा, और आपने देखा होगा कि जो है लेबर लॉ के अंदर भी ये आता है कि सोवरन फंक्शन में अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके अंदर जो है आपका लेबर लॉ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, केस का नाम अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवेज वर्सेस ए रजप्पा, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 548। इस केस में सुप्रीम कोर्ट was discussing the definition of section 2J of the Industrial Dispute Act 1947। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोवरन फंक्शन जो है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब पहले स्टेट होते थे तो स्टेट के 3 मेन फंक्शन माना जाता था। एक फंक्शन था कि डिफेंडिंग द बॉर्डर, सेकंड फंक्शन था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, न्याय करना, बॉर्डर जो है बॉर्डर की रक्षा, न्याय करना, और तीसरा फंक्शन है जो है कानून और व्यवस्था को बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये 3 मेन फंक्शन है जो सरकार किसी और को नहीं दे सकती। अब हॉस्पिटल चला रही, हॉस्पिटल प्राइवेट भी चल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करा रही, ट्रांसपोर्ट भी चल सकते हैं, बिजनेस की एक्टिविटी हो, बिजनेस की एक्टिविटी जो है प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के में कहा कि सोवरन फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर प्राइमरी, इनएस्केपेबल, इनएलिएनेबल एंड नॉन डेलीगेबल। मतलब वो फंक्शन जो कि बिल्कुल प्राथमिक हैं, जिनको दूसरे को दिया नहीं जा सकता, दूसरे को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, जिनसे सरकार अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, उन फंक्शन को हम कहते हैं सोवरन फंक्शन। और जो वेलफेयर एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम करता है वो सारे नॉन सोवरन फंक्शन होते हैं। अब सपोज करो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो हमारा न्याय एवं व्यवस्था में है, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जिसका लॉ एंड ऑर्डर में काम आता है, तो वो सारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो हैं
वो even for that department also doing some function related to production etc. But because उनकी जो एक्टिविटी है वो sovereign है, वो इंटरप्राइज नहीं कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो पर्पज है, पर्पज को समझिए। पर्पज ये कह रहा है कि जो MRTP एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट के थ्रू बिजनेस होता था उसको प्रोटेक्ट कर देते थे, यानी गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली कर सकती है। अब कंपटीशन एक्ट में चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, अगर उसका प्योरली बिजनेस फंक्शन है, प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वो गवर्नमेंट होने का अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकती, उसको नॉर्मल कंपनी की तरह कॉम्पीट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। ये इसका पर्पज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीसरा जो पार्ट है डेफिनेशन का, वो है स्पेसिफिकली 4 डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड करता है। पहला क्या है? एनर्जी। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ सॉरी, एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पे ये नहीं है कि ग्रीन एनर्जी या अदर, एटॉमिक एनर्जी। बिकॉज ऑफ सम डेंजर और बिकॉज ऑफ मोनोपोली रिक्वायर्ड। अब इनमें से कुछ फंक्शन तो देखोगे, जैसे डिफेंस का, तो डिफेंस का लगता है, डिफेंस के लिए सपोज करो हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो बम, जो वेपन बन रहे हैं, चाहे वो आपका नाइट विजन गॉगल बन रहे हो, चाहे वो लाइफ जैकेट बन रहे हो, चाहे वो आपका आर्मी के लिए बूट बन रहे हो, तो ये सारे जो फंक्शन हैं, ये देखते हैं एक्टिविटी, तो ये आपका हो जाएगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट engaging in activity of the production। but because इसका जो peculiarity है वो क्या है कि ये डिफेंस के लिए यूज होते हैं, इसलिए जो है इसको एक्सक्लूड किया गया है। इसी तरह से एटॉमिक एनर्जी, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी के अंदर अगर हम हर कंपनी को अलाउ कर देंगे तो देखो उसमें बड़ा पर्पज क्या है कि आप गुड़ की सेल को और दारू की सेल को, वाइन की सेल को एक जैसे नहीं देख सकते, बिकॉज वाइन जो है उससे नुकसान हो सकता है, गुड़ की सेल से किसी के हेल्थ पे नुकसान नहीं हो सकता। इसी तरह से एनर्जी के लिए आप और कोई एनर्जी के सोर्स है उसका इंडिया पे या पॉपुलेशन पे या कंट्री पे क्या असर पड़ेगा, और एटॉमिक एनर्जी, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी जो है उसको बड़ा कंट्रोल करना जो है बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसमें जो एटम या जो प्रक्रिया यूज होती है जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए एटॉमिक एनर्जी। उसी तरह से करेंसी पे तो गवर्नमेंट मोनोपोली रखेगी नहीं, तो हर जो कंपनी अपना नोट छापेगी, तो उसमें थोड़ी आपको कंपटीशन चाहिए। इसी तरह से डिफेंस जो कि आपके सिक्योरिंग द बॉर्डर के लिए यूज है, and the space also, because space is also having some aspect of the Indian sovereignty। so ये 4 डिपार्टमेंट हैं, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस, these are specifically excluded। ठीक है, मैं अगेन आपको समझा रहा हूं कि इंटरप्राइज जो डेफिनेशन है सेक्शन 2H, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5-6 अप्लाई होने से पहले आपको बताना होगा कि जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो, जिस एंटिटी के ऊपर, वो इंटरप्राइज होना चाहिए, और इंटरप्राइज होने के लिए जो है उसको सेक्शन 2H की डेफिनेशन के अंदर फॉल होना चाहिए, 2H की डेफिनेशन में फिट होना चाहिए। अब सेक्शन 2H में इंटरप्राइज डेफिनेशन 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट इंक्लूसिव है, सेकंड पार्ट एक्सक्लूसिव है जहां पे सॉवरन फंक्शन एक्सक्लूड करते हैं, एंड थर्ड पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 डिपार्टमेंट एक्सक्लूड करते हैं। पहला पार्ट कहता है कि या तो कोई पर्सन, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि सेक्शन 12 में डिफाइन है, ठीक है, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, अगर वो इन तीनों में से एक भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है। पहली कॉमर्शियल एक्टिविटी प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ या तो गुड्स या सर्विसेज। सेकंड इन्वेस्टमेंट का काम करता है। थर्ड acquiring, holding, underwriting, that means dealing with the shares, debenture, or you can say dealing with the some securities। ठीक है, सो अगर इन तीनों में से कोई एक फंक्शन करता है तो वो पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपका इंटरप्राइज हो जाएगा।
सेकेंड जो पार्ट है इस डेफिनेशन का, वो एक्सक्लूड करता है सोवरन फंक्शन। सोवरन फंक्शन आर दोज फंक्शन जो इनएस्केपेबल हैं, इनएलिनेबल हैं, नॉन डेलीगेबल हैं और प्राइमरी हैं। और ये तीन ही फंक्शन है, डिफेंडिंग द बॉर्डर्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का जो है विस्थापन। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे इस केस में हम दो इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जजमेंट है सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस बीसीसीआई। अब सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस बीसीसीआई के अंदर जो है वो एलिगेशन, सुरेंद्र सिंह बर्मी जो है बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो बीसीसीआई है उसके ऊपर एलिगेशन करता है कि बीसीसीआई जो आईपीएल एक प्रोफेशनल लीग जो कर रही है ऑर्गेनाइज, तो उसके अंदर जो आपका राइट होता है, स्पॉन्सरशिप राइट, मीडिया राइट, फ्रेंचाइजी राइट, उसमें लेके कुछ एलिगेशन हैं जो कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। और बीसीसीआई कहता है कि देखो, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन यानी वायलेशन ऑफ सेक्शन 4 के लिए पहले आपको ये शो करना पड़ेगा कि बीसीसीआई जो है वो डोमिनेंट वो है, इंटरप्राइज है। और एलिगेशन को उन्होंने रिफ्यूट करते हुए कहा कि बीसीसीआई है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए जो है इसका कोई बिजनेस एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए जो है ये इंटरप्राइज नहीं है। अब इसके ऊपर जो है इस केस के अंदर डिस्कशन होता है। केस मैंने शेयर कर दिया है, अगर आपके पास डायरेक्ट हो तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस केस में जो आपको दिख रहा होगा सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस बीसीसीआई, जो सेकंड पैरा आप पढ़ोगे दैट इज दैट सेक्शन 19(1) में इंफॉर्मेशन फाइल करता है सुरेंद्र सिंह बर्मी, इंफॉर्मेंट अगेंस्ट द बीसीसीआई फॉर irregularities in franchisee right, media right और sponsorship right। और बीसीसीआई जो है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेती है that it is not an enterprise because ये तो एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है जो कि तमिलनाडु सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है and it only regulate the cricket in India, it does not have the business aspect, so it is not enterprise। ठीक है, अब जो है इसके अंदर सीसीआई जो है वो ऑब्जर्व करता है कि दिस इज ट्रू दैट बीसीसीआई इज ए नॉन प्रॉफिट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज एक्ट, बट बीसीसीआई हैविंग द कॉमर्शियल एस्पेक्ट इन सेलिंग द टिकट्स, इन सेलिंग द मीडिया राइट्स। कौन उसका जो है टेलीकास्ट करेगा आईपीएल मैच को, उसके लिए बहुत अच्छी कीमत दी जाती है। कौन जो है उसमें स्पॉन्सरशिप रखेगा, कौन उसका फ्रेंचाइजी रखेगा, जो आप देखते हो कभी पहले सहारा ग्रुप होता था, फिर उसके बाद में वीवो ने लिया। तो ये सारी चीजें करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए बीसीसीआई चार्ज वेरी हाई फी। एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट commercial exploitation of the sports is considered as a business activity, and so competition commission of India ने जो बीसीसीआई की जो कंटेंशन थी, बिकॉज बीसीसीआई जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रिकेट को रेगुलेट करती है बिकॉज इट इज फुल टाइम मेंबर ऑफ द आईसीसी in International Cricket Council, and it has the power to approve the cricket. So all these things are rejected, and CCI held that no, आप इस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि बीसीसीआई जो है
वो स्पोर्ट्स का कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करती है। बीसीसीआई आर सेलिंग द टिकट्स, बीसीसीआई आर सेलिंग द फ्रेंचाइजी राइट, बीसीसीआई आर सेलिंग द sponsorship right as well as the media rights and earning a huge profit, huge revenue it's generating, and so it is an enterprise as per the definition of the 2H. Also the CCI has taken the help of the international judgment as well, international ruling as well as the Indian judgment. मैं यहाँ पे एक पैरा जो है वो मार्क कर रहा हूँ, एक लाइन। यूरोपियन लॉ कमीशन ने मोटोओ वर्सेस एलिनको मक्का मदीना which was held that the commercial exploitation of sports constitute an economic activity which would be the subject matter of the competition rule. In India also there is a recent decision of the Delhi High Court in Hemant Sarma and others versus Union of India, where All India Chess Federation, which performed the similar function as BCCI for the game of the chess, was held to be enterprise. So by using both the international standard, also by interpreting section 2H and the help of the Delhi High Court judgment in the Hemant Sarma and other versus Union of India, कंपटीशन कमीशन ने कहा कि स्पोर्ट्स का जब आप कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो वो एक एक्टिविटी बन जाती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी। और वो सेक्शन 2H में जहाँ पे हम कहते हैं प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल, तो वहाँ पे आप जो है क्या कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। तो वहाँ पे जो है सेक्शन 2H में पर्सन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और पर्सन में लीगल एज वेल एज जो है नेचुरल पर्सन, और लीगल पर्सन में भी चाहे स्ट्रिक्टली लीगल हो या स्ट्रिक्टली लीगल ना भी हो, लाइक फर्म या एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इनकॉर्पोरेशन, चाहे वो प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड हो या नॉन इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी कोई भी एसोसिएशन आप फॉर्म करते हो और उसके थ्रू कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो वो सेक्शन 2H के अंदर जो है आपका पर्सन फॉर्म हो जाता है। तो इन सारे जो है रीजंस के कारण, और सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस बीसीसीआई का जजमेंट का आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेज पढ़ लेने हैं, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है कंपटीशन कमीशन ने किस तरह से बीसीसीआई की तीनों कंटेंशंस को रिजेक्ट किया और फाइनली ये हेल्ड किया कि जो है बीसीसीआई जो है वो अपने आप में एक इंटरप्राइज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 2L को देख लेते हैं। ये देखिए सेक्शन 2L जो है, सेक्शन 2L थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है, इसी क्योंकि मैंने बीच में इसको पढ़ा नहीं। नॉर्मली जो है पर्सन दो तरह के होते हैं लीगल पर्सन, एक तो नेचुरल पर्सन लाइक मी एंड यू। पर्सन, लीगल पर्सन या पर्सन का मतलब होता है जो राइट्स रखता है, दैट हैज सम राइट्स और हैव सम ड्यूटीज, और एनी एंटिटी टू विच राइट्स कैन बी अटैच और ड्यूटी कैन बी इम्पोज। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप जिसके साथ आप राइट जो है वो अटैच कर सकते हो या जिसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर सकते हो। क्या आप किसी बैल पे, कुत्ते पे ड्यूटी इम्पोज कर सकते हो कि वो किसी को काटे ना, वो किसी के घर के सामने पेशाब ना करे, वो किसी के ऊपर भौंके ना? नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली जो है जूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस में नेचुरली तो आप और हम पर्सन हैं, या लॉ अगर किसी को रिकॉग्नाइज करे, जैसे कि भारत सरकार एक लीगल पर्सन है, क्यों लॉ रिकॉग्नाइज करता है? बिकॉज आर्टिकल 300 उसमें कहता है किसी भी एंटिटी को अगर लीगल पर्सन बनाना है तो उसके लिए कोई लीगल प्रोविजन होना चाहिए। और आप बैंक्स जो है वो लीगल पर्सन होते हैं, रेलवे लीगल पर्सन है, LIC लीगल पर्सन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लीगल पर्सन है। आप इनके एक्ट में जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 एक्ट में पढ़ोगे तो दैट वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर एंड ऑल दीज पर्सन फॉर्म द दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है लीगल पर्सन।
बॉडी कॉर्पोरेट होगी, लीगल पर्सन होगी, लीगल पर्सन होगी तो इट कैन पोजेस द प्रॉपर्टी, इट कैन dispose the property, movable, immovable, tangible, intangible, it can it may sue or be sued. सिमिलरली जो है आप देखोगे कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 9 के अंदर अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको भी ये सेम पावर हो जाती है, वो लीगल पर्सन है। लेकिन कई एसोसिएशन हैं, जैसे कि आपकी क्लास कोई लीगल पर्सन नहीं है, इसी तरह से सोसाइटी हो गया, इसी तरह से आपका फर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसके अंदर डेफिनेशन में उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव दे दिया है। एनी इंडिविजुअल, दैट इज ट्रू, एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब यहाँ पे एक्चुअली लीगल पर्सन नहीं होता है, लेकिन फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट इट इज लीगल पर्सन। कंपनी हाँ लीगल पर्सन है, वैसे भी है, और इसके अंदर फर्म जब भी फर्म, पार्टनरशिप, फर्म, वो लीगल पर्सन नहीं है, पर इस एक्ट के लिए लीगल पर्सन है। डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे पर्सन की डेफिनेशन को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर भी एक्सटेंड किया गया है। जहां पे भी लेजिस्लेचर को लगता है कि इस डेफिनेशन के अंदर हमें और चीजें इंक्लूड करना चाहिए, तो वो उस डेफिनेशन को डिफाइन करके उसके अंदर डाल देती है, फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, जैसे हिंदू का मीनिंग जो है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है कि हिंदू का मीनिंग जो है, हिंदू इंक्लूड्स बुद्ध, बुद्धिस्ट, सिख एंड जो है जैन। अब ऐसे हिंदू का मतलब बुद्ध नहीं होते, बुद्धिस्ट नहीं होते, हिंदू का मतलब जैन ही नहीं होते, लेकिन उस एक्ट के लिए है, यानी वो एक्ट जो है इन चारों पे लग जाएगा, बुद्धिस्ट पे भी लग जाएगा, जैन पे भी लग जाएगा, सिख पे भी लग जाएगा और हिंदू पे भी लग जाएगा। तो यहाँ कहता है एसोसिएशन क्लॉज 5 में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट or outside India, any corporation established by central government. 7th, any body corporate incorporated by or under any law country outside any cooperative society registered under the law relating to cooperative society, local authority, every artificial person. ये रेजिडरी क्लॉज है, एक्स क्लॉज, कि कोई अदर आर्टिफिशियल पर्सन जो कि इन क्लॉजेज में ना कवर हो, सो वो भी आपका लीगल पर्सन जो है माना जाएगा। यानी चाहे आप बिजनेस फर्म से करो, चाहे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से करो, या किसी और सोसाइटी, कॉरपोरेशन, एसोसिएशन के थ्रू करो, वो लीगल पर्सन है। और अगर उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट है तो इंटरप्राइज होगा। तो इस पर्पज के लिए इस डेफिनेशन को ऐसे इतना ज्यादा वाइड किया गया है। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, या सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो इंटरप्राइज के लिए जो केस है, वो केस आपके केस मटेरियल में है। आपने पहले भी वो जो कहा होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। सो वो केस के फैक्ट्स मैंने आपको पहले बता दिए होंगे कि जो है, फिर एक बार फिर मैं कह देता हूँ कि एक सीरियल था जो बहुत फेमस हुआ और कोरोना के दौरान भी उसको टेलीकास्ट किया गया, जिसका नाम था महाभारत। और ये महाभारत सीरियल का जो प्रोड्यूसर है वो बंगाल रीजन में, ईस्ट रीजन में, जहाँ पे बंगाली ज़्यादा बोली जाती है, उसमें उसको टेलीकास्ट करने के लिए उसकी एक रणनीति बनाई। उसने सोचा कि ये तो तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है इसको बंगाली के अंदर डब ना किया जाए। तो जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर था, जो सीरियल का जो प्रोड्यूसर था, BRTV, उन्होंने महाभारत जो सीरियल था, महाभारत सीरियल, उस महाभारत सीरियल को जो है टेलीकास्ट करवाने के लिए ईस्ट इंडिया रीजन में, जहाँ पे बंगाली बोली जाती है, BRTV प्रोड्यूसर ने, उसने जो है कुछ एक्सक्लूसिव राइट दिए। और एक्सक्लूसिव राइट एक दूसरी कंपनी को दिए, मैग्नम टीवी सीरियल। मैग्नम टीवी सीरियल ने बंगाली उस महाभारत सीरियल जो कि एक्चुअल में हिंदी में प्रोड्यूस था, उसको बंगाली में डब कर दिया।
और डब करने के बाद में उसको टेलीकास्ट करना था। तो टेलीकास्ट करने के लिए उन्होंने 2 अलग कंपनियों के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए, जिनके टीवी थे, एक तो हार्ट वीडियो और दूसरा जो है वो जो हार्ट वीडियो जिसका आपका CTVN था, CTVN चैनल था, और दूसरा बंगाल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका चैनल 10 था। और CTVN प्लस एंड चैनल 10 के ऊपर जो है ये जो है सीरियल जो है टेलीकास्ट होना था। लेकिन बंगाल के अंदर जो फिल्म के अंदर जो टेक्नीशियन या आर्टिस्ट काम करते हैं, उनको लगा कि अगर इस तरह से सीरियल जो हिंदी में बने या मूवी हिंदी में बने और वो यहाँ टेलीकास्ट हो जाएंगे तो हम लोगों को तो काम ही नहीं मिला। वो तो सीधा सीधा बस एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, डब करवा लेंगे और वो कर देंगे, तो ये तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उन्होंने जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक तो था EIMPA, ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन, और दूसरा जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी शॉर्ट में कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ टेक्नीशियन, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। सो इन दोनों ने जो है, जिसमें बंगाल के अंदर जो भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्नीशियन या आर्टिस्ट जो काम करते हैं, उन्होंने इस तरह से हिंदी सीरियल जो कि डब करके टेलीकास्ट करने पे अपना रोष जताया। और उन्होंने लेटर लिखा इन चैनल्स को भी, जो CTVN प्लस है और चैनल 10 को, दैट स्टॉप द टेलीकास्टिंग, टेलीकास्ट मत करो। उसके प्रेशर से वो स्टॉप भी हो गया, थ्रेट भी दी, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये इस तरह का टेलीकास्ट करते तो हम आपको बाद में अब हमारे कोई सीरियल नहीं देंगे, किसी तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो सज्जन सिंह खेतान था, जो हार्ट वीडियो का आपका जो प्रोप्राइटर होता है, सज्जन सिंह खेतान जिसका ये CTVN प्लस है, सज्जन सिंह खेतान ने आपका जो है इंफॉर्मेशन फाइल किया CCI के बिफोर, और CCI जब इंक्वायरी करती है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री, वो कहते हैं कि जी हम तो ट्रेड यूनियन है हमारी तो, और ट्रेड यूनियन के हिसाब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना, ये तो हमें संविधान देता है। तो ऐसे तो हम जो है कोई किसी तरह से इंडिविजुअली हम किसी तरह से कोई जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहे, किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी में नहीं रहे नहीं है, और इंडिविजुअली हम इंडिविजुअल पर्सन जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी में नहीं है। दूसरा हमारे पास जो है प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एज एन जो है इंडिविजुअल, हम ट्रेड यूनियन में अपनी मांगे मंगवाने के लिए जो है वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों जो ऑब्जेक्शन था, ये तो सीधा सीधा CCI पे जो है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। प्रिलिमिनरी का मतलब है कि CCI का जुरिडिक्शन ही तब बनता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या कोई प्रैक्टिस जो फॉलो होगी सेक्शन 3 के अंदर, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरप्राइजेस के कारण, और इंटरप्राइजेज अगर उसमें नहीं है तो वो तो सेक्शन 3 की एप्लीकेबिलिटी बनती नहीं। ऑन द मेरिट है ही नहीं कि ये इसमें जो है सेक्शन 3 का वॉयलेशन है या नहीं है, उससे पहले है कि सेक्शन 3 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस जो है फाइनली कॉम्पैट जो है कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है वो इंटरप्राइज को इंटरप्रेट करता है, तो और वो एक हिसाब से जो है आपका फंक्शनल डेफिनेशन देता है। दोनों ही कंटेंशन जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो रिजेक्ट करती हैं, रिजेक्ट होती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पैरा नंबर 40 और 41 में, अभी यहाँ पैरा नंबर 40 में आपको देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द नोशन ऑफ एंटरप्राइज इज रिलेटिव, कि जो इंटरप्राइज वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 2H में, ये एब्सल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और हम फंक्शनल अप्रोच के द्वारा देखेंगे कि आप लोग जो है वो इंटरप्राइज हैं या नहीं है। ठीक है, कहता है कि द फंक्शनल अप्रोच एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस ऑन एक्टिविटी रादर देन द फॉर्म ऑफ एंटिटी,
एक्टिविटी देखी जाती है, ना कि फॉर्म। हो सकता है कि फॉर्म मतलब वो कंपनी के थ्रू एक्टिविटी हो रही है या किसी फर्म के थ्रू एक्टिविटी हो रही है, वो नहीं है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है, वो नहीं देखा जाता है। एक्चुअल में जो एंटिटी का जो है वो कैसे हो रहा है वो देखा जाता है, ना कि फॉर्म के हिसाब से देखा जाता है। Whether it engage in some activity but not when it engage in other. The relativity of the concept is most evident when considering activities carried on by non-profit making organization or public body. These entities may be at time operate their charitable and public capacity, but may be considered as undertaking when they engage in commercial activity. The economic nature of activity is often apparent when the entity offer goods or services in the marketplace and when activity would potentially yield the profit. Thus, the entity, regardless of its form, constitute the enterprise. And then you have to read para number 41 also in this particular series. And the judgment I am telling, Supreme Court held that maybe you are using your constitutional right of protest to protect your interest. But when you start boycotting and individually you are not the activity, you are not engaged in the activity of the commercial aspect, but some of your members are producer also, and you also with those producer create the content of the film or television. And in that respect, all the technician and the artist, what they do the acting in the film and television industry, and by which they produce the TV serial, they produce the film and TV serials, and that in aspect, the entertainment industry in itself is a commercial activity, and so we are not going to see that in what form you are doing, what is the functional approach that ultimately you do create, or you are engaged in the activity of the production of the TV serial, and you are here making the pressure, you are making the pressure on that particular TV channel for boycotting, will not supplying your content. That means you all members are making the contract where you are disturbing the supply of the particular Bangla content, okay, a television serial. And so this would amount to violation of the section 3. अब ये violation of section 3 क्या है, वो जब 3 पढ़ोगे तो और हो जाएगा। लेकिन सीसीआई ने उनकी दोनों कंटेंशन रिजेक्ट कर दी कि वो इंटरप्राइज नहीं है, वो केवल एक ट्रेड यूनियन का पार्ट है और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। पैरा नंबर 40 में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहता है कि एक ही एंटिटी का कौन सा पार्ट जो है वो एंटिटी कंसीडर किया जाएगा और कौन सी एक्टिविटी एंटिटी इंटरप्राइज कंसीडर नहीं की जाएगी, वो फंक्शनल अप्रोच हमें देखनी है। जब आप केवल प्रोटेस्ट करते हो दैट इज ओनली योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट उसके बाद में जब आपने ये एग्रीमेंट करके बायोकाट करने का कहा, सो दैट इज द एक्टिविटी इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द you can say under your trade rights or under the right to protest. Second, that maybe individually one person cannot be considered as he's not doing that activity, but he is associated with the enterprises, he is associated with all other person that in itself create the or produce the televisions in the Bangla. So that is one of the commercial activity. And so this association where you are not incorporated, all the person who are artist or technician, they are not an incorporated body, but because their function is related to production of the television content, either the film or the serial, so this would amount to enterprise.
So this definition has opened very horizon, and this definition expand section 2H कि केवल ट्रेड यूनियन या इंडिविजुअली आदमी अपने आप को कह दे कि देखो मैं तो अपने आप में इंटरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, बट बिकॉज आप भी उन एक्टिविटी से जुड़े हुए हो तो आपका नॉट इंडिविजुअली बट फॉर्मिंग दैट एसोसिएशन यू विल बिकेम एन इंटरप्राइज। ठीक है, अब इसके साथ जो है एक दो केस अगर और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक केस है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस केस के अंदर इंडियन रेलवे को भी एक पार्टी बनाया था और इंडियन रेलवे ने कंटेंट किया था कि इंडियन रेलवे इज नॉट एन इंटरप्राइज, बट सीसीआई ने रिजेक्ट किया कि इंडियन रेलवे इज एन इंटरप्राइज बिकॉज इंडियन रेलवे sell the tickets of passenger. It provide the services of transportation, and so it is a commercial activity. CCI ने ये भी डिफरेंस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड इंडियन रेलवे में अंतर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे केवल रेगुलेटरी फंक्शन करती है, बट इंडियन रेलवे जो है वो उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। तो इंडियन रेलवे जो हम देखते हैं कि वो तो बहुत बड़ा बिजनेस हब है, वो पैसेंजर सर्विसेज भी देता है, वो आपका जो है सब सामान ढोइंग का भी फैसिलिटी देता है, टिकट कलेक्ट करता है, प्लेटफॉर्म पे टिकट कलेक्ट करता है, उसके प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट या बहुत अलग तरह से वो काफ़ी अलग अलग मीन्स से वो जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसे कमाता है। तो इंडियन रेलवे को आप ये नहीं कह सकते कि वो एंटरप्राइज नहीं है बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर एक अलग केस है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन वर्सेस इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन वर्सेस इंडियन जूट मिल एसोसिएशन 2014 कंपटीशन लॉ रिव्यू पेज नंबर 225। यहाँ पे जो शुगर मिल्स हैं तो शुगर मिल्स को पैकेजिंग के लिए कुछ पैकेट्स चाहिए जो इसको हम बोरी बोलते हैं, कट्टे बोलते हैं, और इनकी एसोसिएशन ने देखा कि जूट्स मिल की जो कंपनियां हैं वो अपने एसोसिएशन के थ्रू प्राइस को रेगुलेट करती हैं। वो ऐसा रेगुलेट करती हैं कि जूट मिल्स कंपनियों में कंपटीशन नहीं हो पाता, वो प्राइस फिक्स कर देते हैं। सो उन्होंने अलेज किया कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है दैट इज आल्सो इंटरप्राइज एंड इट्स अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो रेगुलेट करके प्राइस वगैरह फिक्स करती है। लेकिन सीसीआई ने माना कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है दैट इज ओनली रेगुलेटिंग बॉडी, इट डज नॉट हैव एनी कॉमर्शियल एस्पेक्ट। अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की कोई कंपनी होती, जैसे कि आप जब टॉपिक 4 पढ़ोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एंड अफेयर्स ने सेक्शन 25 जो नॉन प्रॉफिट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कि अभी नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 के अंदर होती है, तो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO बनाया, जिसका काम एग्जीबिशन, नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, जिसका प्रोमिनेंट वेन्यू प्रगति मैदान था। तो उसमें जो है ITPO जो है जो कंपनी बनाई, हालांकि वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है बट वो प्रॉफिट कमाती है, तो उसका फॉर्म क्या है वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला भी जो केस कहा कि फॉर्म से हमें मतलब नहीं है, उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट है या नहीं है वो हमें देखना है। वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो फर्म है, वो वैसे कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक्चुअल में अगर उसका कोई बिजनेस है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, तीनों तरह के जो बिजनेस उसमें से एक तरह का है, इन्वेस्टमेंट करती है या शेयर वगैरह सिक्योरिटीज खरीदती है या किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन सप्लाई स्टोरेज करती है, तो वो आपका इंटरप्राइज है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है वो केवल रेगुलेटिंग है, इसके अंडर अगर कोई कंपनी होती जिसका जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट देखती, तो हो सकता है वो कंपनी जो है
वो इंटरप्राइज हो जाती। बट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज ओनली रेगुलेटिंग बॉडी, इट डज नॉट हैविंग एनी कॉमर्शियल एस्पेक्ट, सो इट इज नॉट एन इंटरप्राइज। तो बेसिकली हमें देखना है कि अगर मिनिस्ट्री भी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो केवल रेगुलेटिंग फंक्शन कर रहा है, अगर उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, जैसे बीसीसीआई ने कहा कि हम तो, हमारा काम तो जो है आईसीसी के मेंबर है और हमारा काम इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करना है, हम फुल टाइम मेंबर हैं आईसीसी के, और हम ये देखते हैं कि कोई इवेंट जो है वो अप्रूव्ड तब होगी जब बीसीसीआई उसे अप्रूव करेगी। लेकिन सीसीआई ने देखा, कंपटीशन कमीशन ने, कि भाई आप रेगुलेटिंग एस्पेक्ट के साथ आप रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहे हो, आप टिकट्स की सेल कर रहे हो, आप मीडिया राइट बेच रहे हो, और इसलिए जो है आप तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, इसलिए आप जो है इंटरप्राइज हो। तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर केवल उसका रेगुलेटिंग फंक्शन है तो वो इंटरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉमर्शियल फंक्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पर्सन मतलब चाहे वो फर्म हो, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो, चाहे वो आपका कंपनी हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे नॉन प्रॉफिट सोसाइटी हो, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, किसी भी तरह का कोई बॉडी हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या अनइनकॉर्पोरेटेड हो, उसका अगर कॉमर्शियल एस्पेक्ट है तो वो इंटरप्राइज है। क्लियर? एनी क्वेश्चन गाइस अप टू दिस पॉइंट? Guys, can you hear me? Yes. No, sir. Okay. So I stop here because of some guest came to my home, and in next class soon we will have. So we will discuss. There are remaining small definition, but because I cannot discuss only whatever written in the बेयर एक्ट, उतना ही अगर डिस्कस करना हो तो जल्दी कर लेते, लेकिन मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ और वो मेरी हैबिट ही ऐसी हो गई है तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज मैंने सोचा था कि ये सारा आज कंप्लीट कर लेता हूँ, बट नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम उस पर करेंगे। अगर अभी तक का इस इंटरप्राइज से अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे बता दीजिए। No question. सर लेफ्ट कर गए। Thank you so much, sir.